हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर का आज रिवीजन करेंगे क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन होता है आपका रिवीजन। तो बहुत ही शानदार तरीके से इस हफ्ते के जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज हैं उनको हम लोग देखेंगे। इनकी डिटेल्स भी होगी, तो जो लोग जैसे बहुत सारे लोग केवल वीकली देखते हैं उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जो लोग वीकली को रिवीजन पॉइंट्स के थ्रू देखते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू हो जाइए। और रूल क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। रूल वही है पुराना वाला कि भाई आपको पूरा का पूरा स्कोर काउंट करते चलना है जितना भी आप करेक्ट करते हो अपनी तरफ से। इसके बाद एंड में आपको स्कोर कमेंट करके बताना है। इसकी अगर आपको क्विज चाहिए या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एमजेटी ऐप का रुख कर सकते हैं। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहीं से जाकर आप फ्री पीडीएफ और फ्री क्विजेस वगैरह प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कमेंट करना और आंसर करना मत भूलना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पर आप आंसर करते जाओगे तो आपका बेहतरीन ढंग से रिवीजन होता जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है। 9 जून 2024 को पीएम मोदी ने कौन सेवें कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी इस बार किस वाले कार्यकाल के लिए ग्रहण किए हैं शपथ, ये तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं। लगातार तीसरी बार ये प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ग्रहण किए हुए हैं। ठीक है, और इनको शपथ किसने दिलाया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है 9 जून को शपथ ग्रहण किए राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलाया। इस अवसर पर हमारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था, जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे को, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल को, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ को, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को, इन सबको बुलाया गया था। पाकिस्तान और तालिबान, इन दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इनको छोड़कर बाकी जितने भी पड़ोसी हैं, चाइना को भी छोड़ दें अगर, तो जितने भी पड़ोसी हैं जिनसे रिश्ते अपने अच्छे हैं उनको बुलाया गया था यहाँ पर। ओके, चलिए, तो 14वें प्रधानमंत्री के रूप में ये काम कर रहे हैं पीएम मोदी 2014 से लेकर के अभी तक। ओके, अच्छा, एक चीज और, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं ये। ठीक है ना, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके बाद ये दूसरे। आगे, आरबीआई ने लगातार कौन सी बार रेपो रेट अपरिवर्तित रखा है? तो दोस्तों, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स डिसाइड करती है, एमपीसी कमेटी की बैठक होती है, उसी में डिसाइड होता है कि रेपो रेट वगैरह कितना रखा जाएगा। तो इसी में इस बार रेपो रेट अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया गया, और ये पहली बार नहीं था, ये लगातार 8वीं बार था जब रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा गया। कितने पर अनचेंज्ड रखा गया? 6.5% पर। यहाँ पर देखिए, आरबीआई पॉलिसी पैनल केप्ट रेपो रेट अनचेंज्ड। तो अनचेंज्ड है तो इसका मतलब कोई भी लोन की कीमतों पर या कोई भी बैंक के रेट्स पर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। रेपो रेट यानी कि वो रेट जो जिस रेट पर बैंकें पैसा उठाती हैं आरबीआई से, ठीक है ना, जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंकें आरबीआई से पैसा लेती हैं, जिस दर पर, उसे कहते हैं रेपो रेट। अगर वो अनचेंज है यानी वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो वो आगे जो लोन बांटेंगे ये बैंकें, कॉमर्शियल बैंकें, तो उसका लोन का जो परसेंटेज होगा, जो इंटरेस्ट परसेंटेज होगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस बार रेपो रेट अभी कितना चल रहा है? 6.5%। आगे, हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी एआईटीए ने किसे दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, अभी एआईटीए ने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है किसे? नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा, यानी कि उपरोक्त दोनों, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इनके लाइफ टाइम के अचीवमेंट के लिए दिया गया है। टेनिस के ही दोनों खिलाड़ी रह चुके हैं, आगे चल करके कोच भी बने, तो इनको सम्मानित किया गया। दोस्तों, 2002 में दिलीप बोस जी के नाम पर यह शुरुआत की गई थी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, और अभी दिया जा रहा है। यह पुरस्कार पुणे में दिया गया अभी 7 और 8 जून को, जब 11वीं कोच कार्यशाला आयोजित की गई थी तब। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं अनिल जैन। ओके, आगे, हाल ही में लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम आयु की आदिवासी महिला कौन बनी? तो लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई हैं प्रियंका जारकी होली। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। प्रियंका जारकी होली आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ये अभी हाल फिलहाल में जीत करके आई हुई हैं और ये हैं कर्नाटक से।
ठीक है, कर्नाटक में अनारक्षित सीट से संसद बनी है, सबसे कम आयु की आदिवासी महिला ये बन गई हैं। वहां पर भाजपा नेता अन्ना साहेब जोले को इन्होंने हराया है, प्रियंका जारकिहोली ने। ये सतीश जारकिहोली की बेटी हैं, जो कि वहां पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं कर्नाटक में। ठीक है, तो प्रियंका जारकिहोली का नाम याद रखना। अगला, हाल ही में कौन सी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी? तो एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सेकेंड मोस्ट मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन गई है एनवीडिया। एनवीडिया एनवीडिया दोस्तों प्रोसेसर वगैरह बनाती है, ये दूसरे स्थान पर आ गई है ओवरऑल में। फर्स्ट पर माइक्रोसॉफ्ट है और सेकंड पर है एप्पल, लेकिन सेकंड पर थी एप्पल, लेकिन अब सेकंड से इसको एनवीडिया ने पीछे कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो एनवीडिया ओवरटेक एप्पल टू बिकम वर्ल्ड सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। अच्छा, एनवीडिया जो है ना, इसकी मार्केट वैल्यूएशन आज के टाइम पर $3.06 ट्रिलियन हो गई है, माइक्रोसॉफ्ट की $3.10 ट्रिलियन, एप्पल की $3.00 ट्रिलियन। ये सब ट्रिलियन डॉलर में पहुंच गई हैं कंपनियां। एनवीडिया की स्थापना 1993 में हुई थी, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ हैं जेनसन हुआंग, यही संस्थापक भी हैं। अगला, हाल ही में फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता? तो रोनाल्ड गैरोस या फ्रेंच ओपन, दोनों कहें बात एक ही है। अभी हाल ही में ये ग्रैंड स्लैम संपन्न हुआ और इस ग्रैंड स्लैम को पुरुष एकल का खिताब इसमें जीत लिया कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये इन्होंने रोनाल्ड गैरोस जीता है। ध्यान रखना, फ्रेंच ओपन को रेनॉल्ड गैरोस भी कहते हैं, फ्रेंच ओपन को ही कहते हैं, और कई बार ये फ्रेंच ओपन ना पूछकर रोनाल्ड गैरोस ग्रैंड स्लैम पूछ लेता है। तो यही पेरिस में हुआ, तो इसमें पुरुष में इन्होंने जीता, किसको हराकर? अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर। अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के हैं, कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी, 128वां इस बार का संस्करण था। ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ निम्न में से कौन सा ग्रैंड स्लैम क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, तो आप बताओगे फ्रेंच ओपन। अगर पूछा जाएगा हार्ड कोर्ट पर कौन कौन खेला जाता है, तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन जो है ये ग्रीन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ग्रीन ग्रास यानी हरी घास के मैदान पर खेला जाता है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? तो ये बन गए हैं दोस्तों अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ये हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं, पहली भारतीय महिला नौसेना की। अनामिका बी राजीव ये सब लेफ्टिनेंट हैं और आईएनएस रजाली पर इन्होंने गोल्डन विंग से सम्मान भी ग्रहण किया है। साथ ही साथ में एक और नौसेना अधिकारी को सम्मान दिया गया है, लेफ्टिनेंट जामयांग तुसवांग को, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में स्नातक की उपाधि पाने वाले या डिग्री पाने वाले लद्दाख के पहले नौसेना अधिकारी बने हुए हैं। 2018 में दोस्तों भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ये लड़ाकू विमान अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना, एक पॉइंट ये भी, दोनों ही पहली महिला से संबंधित पॉइंट है। अगला, जून 2024 में कहां पर 700 मीटर राष्ट्रीय एकता के पुल का अनावरण किया गया? 700 मीटर लंबे राष्ट्रीय एकता के पुल या कहें ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, इसका उद्घाटन किया गया हंगरी में। हंगरी एक देश है, एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर पैदल चलने वाला कुछ इस प्रकार से ये ब्रिज बनाया गया है और ये 700 मीटर लंबा है, यानी कि दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिजेस में से एक है। और ये पैदल यात्री पुल अभी वहां पर राष्ट्रीय एकता दिवस जब मनाया जाता है हंगरी में, उस दिन के अवसर पर उद्घाटन किया गया। तो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक इसे माना जा रहा है। इससे बनाने में 10 मिलियन यूरो या कहें 4 बिलियन हंगरियन फोरेंट खर्च किया गया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होती है, राष्ट्रपति तामस सुलियोक है, मुद्रा है हंगरियन फोरेंट। अगला, हाल ही में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार किसने जीता है? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर, ऐसा कोई कंपनी जो बिजनेस को बढ़िया तरीके से रेगुलेट करती हो, तो वो है सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप जानते हो शेयर मार्केट भारत में जो है, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी कोई दिक्कत आती है, कोई धोखाधड़ी होती है, कोई नियम कानून बनाना होता है, उसको लागू करवाना होता है, तो
उसको कंट्रोल रेगुलेट ये सब सेबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सेबी ने अभी हाल ही में ये अवार्ड हासिल किया है अपने इसी कामों की वजह से। यहाँ पर आप आर्टिकल देख लेंगे, सेबी बैक्स बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाई द एशियन बैंकर। ये एशियन बैंकर के द्वारा अवार्ड दिया गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ये एशियन बैंकर का अवार्ड है, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। सेबी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, लेकिन वैधानिक दर्जा इसको 1992 में मिला। मुंबई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। अगला, 2025 से 2029 तक मोटो जीपी इंडिया रेस, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो मोटो जीपी इंडिया रेस जो है 2025 से 2029 तक होगा गौतम बुद्धा सर्किट में, नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जहां पर पिछली बार हुआ था वहीं पर इस बार भी होगा। यूपी प्लान से डील टू होस्ट मोटो जीपी टिल 2019 मतलब 2029 तक के लिए भैया डील हो गई है। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य का नोएडा ही ये डील, ये जो रेस है उसको कंडक्ट कराएगा, मोटो जीपी इंडिया रेस। ठीक है, यहीं पर बुद्धा सर्किट बनाया गया है गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में, और उसी बुद्धा सर्किट में ये मोटो जीपी रेस होती है। पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी अब होगा और 2029 तक होगा। इसके लिए अभी ड्रोना स्पोर्ट और डोरना स्पोर्ट और फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट इसके साथ अनुबंध हुआ है, और इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार 80 करोड़ रुपए भी जुटा रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार दोस्तों 11 जून को मनाया गया। देखो, अब तक राष्ट्रीय खेल दिवस आप सुनते आए थे, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं हम लोग, लेकिन इस बार इंटरनेशनल स्पोर्ट डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये 11 जून को मनाया गया है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने इसको घोषित किया है। तो 29 अगस्त को जो हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ये मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, 29 अगस्त को, और 11 जून को अब अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाएंगे। 23 जून अभी आने वाला है, 23 जून को हम लोग ओलंपिक दिवस मनाते हैं। ठीक है, ओलंपिक दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक जरूरी सूचना है, फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक का, और इसके तहत आप मात्र 466 रुपए में एमजेटी कूपन कोड यूज करके 12% का डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो की खास बात यह है कि आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके आपको मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे ही मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो और सेक्शन वाइज भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। इवन आपका कोई टॉपिक अगर अच्छे से तैयार नहीं है तो उस टॉपिक स्पेशल मॉक टेस्ट को भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम के लिए कुछ नए, कुछ अपडेटेड तरीके के मॉक टेस्ट ऐड किए गए हैं, तो आप उनका भी जाकर फायदा उठा सकते हो। सीजीएल और सीएचएसएल की आप जानते हो कि अब बहुत तेजी से इसका नोटिफिकेशन का काम चल रहा है। सीजीएल का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, सुनाई पड़ रहा है 24 जून को ये रिलीज होगा। ठीक है, इससे पहले आने वाला था लेकिन अब 24 जून को आएगा। तो जिन जिन लोगों को ये मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, पास प्रो लेना है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हो। यूज करना मत भूलना कूपन कोड एमजेटी, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाए। अगला, निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति बने? तो लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री दोस्तों बन गए हैं एस जयशंकर जी। एस जयशंकर लगातार दूसरे भारत के इतिहास में पहले व्यक्ति बन गए हैं विदेश मंत्री बनने वाले। अभी तक कोई भी लगातार सेकंड टर्म नहीं पाया था विदेश मंत्री के रूप में, तो ये पाए हुए हैं, ये जिम्मेदारी संभाले हैं। 16 साल तक विदेश मंत्री का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू देखे थे शुरुआत में, लेकिन वो प्रधानमंत्री के तौर पर थे और विदेश मंत्रालय भी अपने अंदर रखे थे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल निश्चित रूप से नियुक्त किया गया हो विदेश मंत्री के रूप में और वो लगातार 2 कार्यकाल निभाए, ऐसा कोई और उनके बाद नहीं हुआ। तो एस जयशंकर वो पहले व्यक्ति बन गए हैं, तो इन्हें विदेश मंत्रालय मिला है। दोस्तों कैबिनेट पर जो मैंने आपको वीडियो दी है उसको जरूर देखना। कैबिनेट 3.0 पर सभी मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सभी की लिस्ट, उनकी पूरी डिटेल, कौन कहाँ से लड़ा हुआ था चुनाव, कहाँ से जीता है, किस पार्टी से है, इसके अलावा कितने लाख वोटों से जीता है, कौन सा मंत्रालय पाया हुआ है, पिछली बार कौन सा मंत्रालय था, सब कुछ मैंने आपको दी है इस वीडियो में। तो उसको आप जरूर देखना, जिससे आप अच्छे तरीके से सभी मंत्रालय याद कर पाओ, और देखते ही देख आपको याद भी हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार का भी बहुत सारे मंत्री हैं जो रिपीट हुए हैं, उनको भी मैंने याद करवाया है, रिविजन करवाया है, तो आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। तो आप वीडियो जरूर देखना उसको। अगला, हाल ही में किसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया?
तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मंत्री इस बार नियुक्त किया गया है अन्नपूर्णा देवी को। पिछली बार स्मृति ईरानी थी, इस बार स्मृति ईरानी हार गई हैं, तो इस बार इनको नहीं बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये है अन्नपूर्णा देवी। ये दोस्तों कोडरमा से सांसद हैं और कैबिनेट मंत्री बन चुकी हैं। ओके, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पिछली बार राज्य मंत्री थी, इस बार ये बाल एवं महिला बाल विकास मंत्रालय की होंगी मंत्री। भारत किस देश के साथ मिलकर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह लॉन्च करेगा? तो दोस्तों तृष्णा उपग्रह भारत और फ्रांस मिलकर के लॉन्च करेंगे। ये काम होगा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करना इसका। तो पृथ्वी के टेम्परेचर जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हो लगातार पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो इनको ये मॉनिटर करेगा, इनको ये ऑब्जर्व करेगा, इसकी निगरानी करेगा कि क्या कारण है ऐसे जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहाँ से ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा उत्सर्जित हो रही हैं, ऐसा कुछ ये काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था, स्पेस एक्स ऐसा मीथेन को ट्रैक करने वाला पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो वो भी आप ध्यान रखना। देखो रिवीजन है तो आप रिवीजन करते रहो, हर प्रकार से चारों तरफ से आप याद करते रहो। स्पेस एक्स पहली दुनिया की कंपनी है, इकलौती ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने मीथेन सेट लॉन्च किया था, ये ट्रैक करने के लिए कि कहाँ से मीथेन का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, जिससे ये पता लगा सके कि कहाँ से ग्लोबल वार्मिंग का ज्यादा स्रोत आ रहा है। तो फिलहाल इसरो और CNES जो है, जो कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, ये 2011 में मेगा ट्रॉपिक्स लॉन्च की थी, 2013 में सरल अल्तिका मिशन, और ये इसका तीसरा संयुक्त सैटेलाइट मिशन है तृष्णा। अगला, हाल ही में कहां पर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? तो ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन रूस में किया गया, क्योंकि 2024 में दोस्तों रूस ही मेजबानी कर रहा है ब्रिक्स की, तो इस वजह से ब्रिक्स की जितनी भी बैठक होंगी वो रूस में ही आयोजित की जाएंगी। तो ब्रिक्स के सदस्य देशों के अभी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और इसमें भारत के भी रिप्रेजेंटेटिव गए थे हिस्सा लेने। ब्रिक्स जो है आप जानते हो पहले तो 5 देशों का संगठन था, लेकिन अब इसमें 10 देश आ चुके हैं। तो अब ये 10 देशों का संगठन हो गया है, 5 और नए देश जुड़े हुए हैं। पहले 5 थे ब्रिक्स, ऐसे जिसके नाम से ही ब्रिक्स पड़ा था, BRICS, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब इसमें 5 और देश आ गए हैं, मिस्र, ईरान, UAE, सऊदी अरब और इथियोपिया। तो अब इसकी संख्या हो गई है 10। ठीक है ना, ब्रिक्स के सदस्य देशों की, ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी किसे घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित की गई दोस्तों अमरावती। देखो अमरावती ये पहले भी घोषित कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू जब सत्ता में थे, जब अलग हुआ था आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तो लेकिन 2019 में इनके हाथ से सत्ता चली गई। तब YSR जगनमोहन रेड्डी आए और वो विशाखापत्तनम, अमरावती, कुर्नूल तीनों को राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन मामला फिलहाल के लिए कोर्ट में था, अदालत में था, लेकिन आ करके इन्होंने गेम चेंज कर दिया, सत्ता में आए और फिर इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई अमरावती ही अब एकमात्र और इकलौती राजधानी रहेगी आंध्र प्रदेश की। तेलुगु देशम पार्टी से, TDP पार्टी से चंद्रबाबू नायडू यहाँ के चौथी बार अभी CM बने हुए हैं, और चौथी बार CM बनने वाले भी आंध्र प्रदेश के ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। वैसे NDA के गठबंधन से इन्होंने सरकार वहां पर बनाई है, हालांकि इनकी भी पार्टी ने वहां पर प्रचंड बहुमत हासिल की है। तो ये शपथ लेने के अगले दिन ही अनाउंस कर दिए भाई अब अमरावती ही रहने वाली है अपनी राजधानी। यहाँ पर नए उप मुख्यमंत्री के रूप में पवन कल्याण ने, जो कि जनसेना पार्टी से हैं, इन्होंने शपथ ली हुई है उप मुख्यमंत्री के रूप में। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो आई, इसमें भारत इस बार पहुंच गया है 129वें स्थान पर ग्लोबल जेंडर गैप में, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है रैंक, ये भी ध्यान रखना। इसमें आइसलैंड टॉप पर है। आइसलैंड देखो ग्लोबल जेंडर गैप में भी टॉप पर रहता है, और साथ ही साथ पीस सूचकांक जब आता है, शांति सूचकांक, तो उसमें भी ये टॉप पर ही देखने को मिलता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत पिछली बार 127वें पर था और 127 से अब आ गया 129वें पर। 2024 में ग्लोबली अगर देखा जाए जेंडर गैप तो वो 68.5% है, 2023 की तुलना में 0.1% ये कम है। वहीं दक्षिण एशिया में देखा जाए तो भारत का स्थान बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद आता है, यानी 5वें नंबर पर आता है दक्षिण एशिया में। पाकिस्तान सबसे नीचे स्थान पर आता है। अगला, हाल ही में पेरू के साथ किस और देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए?
तो पेरू के साथ अभी स्लोवाकिया ने दोस्तों आर्टेमिस अकॉर्ड पर समझौता किया है। आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ये अंतरिक्ष में एक ऐसा संगठन है जो अमेरिका के द्वारा, नासा के द्वारा शुरुआत में शुरू किया गया। इस संगठन के थ्रू इस पर काम किया जाएगा कि कैसे ऊपर जाकर के सब लोग, ऐसा कुछ ना हो कि मोनोपोली सबकी हो जाए अंतरिक्ष में, जो क्षुद्र ग्रह हैं, जो मंगल ग्रह हुआ या अपना चंद्रमा हुआ, इन सब पर किसी की मोनोपोली ना हो पाए, सब लोग मिलजुल करके रहें बंटवारे के साथ। साथ ही साथ में कोई अगर बाहरी कोई अटैक होता है, कोई एस्टेरॉइड आता है, तो वो सबकी जिम्मेदारी है, सब लोग मिलजुल करके उससे निपटे। साथ ही साथ पृथ्वी को बचाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, इन पर सब लोग मिलकर काम करें। तो अब इसके लिए आर्टेमिस अकॉर्ड हुआ 2020 में, और इससे धीरे धीरे और भी देश जुड़ते गए। अब इसी देशों की संख्या जुड़ते जुड़ते अब आज के टाइम पर हो गई है 42। क्या भारत इसका सदस्य है? बिल्कुल, भारत 2021 में ही इसका सदस्य बन गया था। पीएम मोदी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 2020 में ये बना था, ठीक है ना। नासा और अमेरिकी विदेश विभाग ने मिलकर के इसे बनाया था। अच्छा, अभी स्लोवाकिया की बात करें, पेरू के अलावा स्लोवाकिया ने अभी हाल ही में सिग्नेचर किया है। तो स्लोवाकिया अभी ईएसए के जीरो डेब्रिज चार्टर का भी हिस्सा बना था। कुछ दिन पहले ही इस पर ही मैंने चर्चा किया था। ईएसए का जीरो डेब्रिज चार्टर जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया है। इसका मकसद है कि अंतरिक्ष में जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जो अंतरिक्ष कचरे उत्पन्न किए गए हैं उनको समेटना, यानी अंतरिक्ष को कचरा मुक्त बनाना। जो कचरा क्या हुआ, अंतरिक्ष कचरा मतलब जो सैटेलाइट वगैरह छोड़े गए रहते हैं और वो अपना कार्यकाल पूरा कर लिए होते हैं, तो वहीं पर घूम रहे होते हैं, या फिर जो डिस्ट्रॉय हो गए रहते हैं वहीं पर घूम रहे होते हैं, तो उनको इकट्ठा करके पृथ्वी पर वापस लाना। तो ये जीरो डेब्रिज चार्टर का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024, इसका कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो भारत और जापान का समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। जिमेक्स का आप ऐसे फुल फॉर्म देखो, जिमेक्स जो है इसका अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो इसका मतलब होता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है ना। यानी जापान और भारत के बीच में समुद्री, मैरीटाइम यानी समुद्री एक्सरसाइज ये है, और 2024 का मतलब हुआ। तो ये अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। इसको देख करके 6th एडिशन मत समझिएगा, क्योंकि ये पुराना आर्टिकल है। तो आईएनएस शिवालिक जो है ये भारतीय नौसेना की तरफ से गया हुआ है, स्वदेशी स्टील फ्रिगेट है, जापान के योकोसुका में आयोजित किया जा रहा है। वैसे भारत और जापान के बीच में और भी एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे आपका धर्म गार्जियन हुआ, वीर गार्जियन हुआ। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा मालाबार का भी ये हिस्सा है, क्योंकि क्वाड का हिस्सा है, तो मालाबार एक्सरसाइज भी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच होता है। थल सेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख दोस्तों अब होंगे कौन? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी दोस्तों उप प्रमुख थे, अब ये प्रमुख के रूप में प्रमोट हुए हैं, क्योंकि मनोज पांडे जी रिटायर हो रहे हैं 30 जून को। मनोज पांडे जी ये 2024 में रिटायर होने वाले थे मई महीने में ही, लेकिन चूंकि चुनाव के रिजल्ट्स वगैरह आने थे तो इनका 1 महीने का एक्सटेंशन इनको मिल गया था। तो अब लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये भारतीय सेना के नए प्रमुख होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय नौसेना के भी नए प्रमुख नियुक्त किए गए, दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, उनका भी नाम याद रखना, ठीक है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 जून को। कब? 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया। इस बार की थीम थी 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग डोनेशन, थैंक यू ब्लड डोनर्स। एक्चुअली में 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके अब 20 साल हो चुके हैं 2024 में, इसलिए उन सभी ब्लड डोनर्स को थैंक यू कहने के लिए इस बार की थीम डिसाइड की गई है। अच्छा, आगे बढ़ूं इससे पहले एक और जरूरी बात बता दूं, जो लोग भी अभी वीडियो देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप ये वीकली रिवीजन कर रहे हो तो आपका कोई क्वेश्चन छूट जाएगा संडे वाला। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटता है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं कवर कराता हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब मैं कवर कराता हूँ। लेकिन कुछ फालतू के क्वेश्चन जो लोग लेते हैं, तब उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ, कुछ फालतू के क्वेश्चन जो होते हैं उनको यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिया जाता है। जैसे कि कभी कभी आता है कि कालिया की मृत्यु हुई, ये किस फिल्म से संबंधित है, तो ये सब जो है फालतू की क्वेश्चन है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं लिया जाता। जो भी लिया जाएगा इंपॉर्टेंट लिया जाएगा और आपका सब कवर कराया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगला, 13 से 15 जून 2024 तक कहां पर G7 शिखर सम्मेलन हुआ?
तो आप जानते हो इस हफ्ते ये भी एक चर्चे का विषय रहा। 13 से 15 जून के बीच G7 समिट हुई और ये समिट हुई इस बार इटली में। इटली में हुआ, जॉर्जिया मेलोनी ने इसकी मेजबानी की, स्वागत किया। यहाँ पर G7 के सदस्य यहाँ पर है। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत को भी एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था। पीएम मोदी यहाँ पर गए हुए थे, हिस्सा लिए। अच्छा, 13 से 15 जून के बीच में ये आयोजित हुआ, ध्यान रखना। G7 जिसे ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं, कभी ये G6 के नाम से स्थापित हुआ था, बाद में जाकर के G8 हुआ, फिर G7 हो गया। और ये G8 से G7 जब हुआ वो सन था 2014। कारण था रसिया का क्रीमिया पर आक्रमण। रसिया ने क्रीमिया जब छीना यूक्रेन से 2014 में अटैक करके, तब इसको G8 से हटा दिया गया, तब से G7 है। अच्छा, G7 का मतलब कि ग्रुप ऑफ 7 तो है, लेकिन इसमें 7 देश हैं और एक इसमें संगठन भी है जो कि है यूरोपियन यूनियन। ध्यान रखना, कई लोग 6 देश प्लस यूरोपियन यूनियन बता करके इसे G7 बनाते हैं, नहीं, G7 है लेकिन इसमें कुल 8 मेंबर हैं। 7 तो देश हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। एक ये संगठन है EU, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की? तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा अभी असम सरकार ने की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे असम में शुरू किया है। जो छात्राएं हैं असम में, उनको एम्पावर करने के लिए, ठीक है ना, छात्राओं को धनराशि मुहैया कराई जाएगी हर महीने, जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में और बाल विवाह को समाप्त करने में काम आएगी। इस योजना के तहत 10 लाख छात्राएं लाभान्वित होंगी। इसमें जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में या ग्रेजुएशन कर रही छात्राएं हैं, उनको 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। जो बीएड की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रही हैं, उनको डिग्री हासिल कर रहे हैं, उनको 2,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे इसके तहत। अगला, हाल ही में यूएफसी फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यूएफसी फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं दोस्तों अभी हाल ही में पूजा तोमर। ये हैं पूजा तोमर, इन्होंने यूएफसी फाइट अभी जीती हुई है। ये वहां पर एंट्री करने वाली भी, वहां पर अनुबंध हासिल करने वाली भी पहली भारतीय महिला फाइटर बनी थी और अब ये जीत भी गई हैं। यूएफसी बोले तो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। तो इन्होंने फाइनल में ब्राजील की रेयान डॉस सेंटोस को हराया और ये जीतने वाली बन गई पहली भारतीय महिला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से के बुढ़ाना गांव से ये आती हैं। ये राष्ट्रीय वुशु चैंपियन भी रह चुकी हैं। अगला, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वेकर-उज-जमान किस देश के सेना प्रमुख बने? तो लेफ्टिनेंट जनरल वेकर-उज-जमान दोस्तों बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बन गए हैं। वेकर-उज-जमान यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, न्यू आर्मी चीफ होंगे ये बांग्लादेश के। तो भारत के आर्मी चीफ भी अभी नए बने हुए हैं, उनका तो नाम मैंने आपको बताया, अभी अभी बने हैं। 3 साल का कार्यकाल होगा। बांग्लादेश जानते हो पड़ोसी देश है, ढाका राजधानी है, शेख हसीना प्रधानमंत्री है, मुद्रा इसकी टका होती है। अगला, हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व पहले से थे और 1 नेशनल पार्क था। तो अब 1 नेशनल पार्क और 5 टाइगर रिजर्व होंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसी में टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा और इसी को 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा जिलों में फैला हुआ है और अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व का 10वीं वर्षगांठ पर इसको भी घोषित किया गया। देखो दोस्तों, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये 4 पहले से थे। अब सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में भी आ गया सुहेलवा टाइगर रिजर्व, तो अब 5 हो गए। और इकलौता नेशनल पार्क कौन सा है? तो आप कहोगे दुधवा नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है, ठीक। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि इसमें टाइगर रिजर्व भी नाम ले रहे हो, वन्यजीव अभ्यारण्य भी नाम ले रहे हो, नेशनल पार्क भी बोल रहे हो, इसका सबका मतलब क्या है? तो आप ऐसा समझो कि जैसे ये हुआ नेशनल पार्क, ठीक है, अब इसमें हुआ ये वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसमें कहीं पर टाइगर रहते हों और इसे घोषित कर दिया जाए टाइगर रिजर्व। आई थिंक इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं होगा आपको समझने का। नेशनल पार्क के अंतर्गत सब आ जाते हैं, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है कुछ नेशनल पार्क के अंतर्गत, ठीक है, कुछ में केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वो नेशनल पार्क नहीं होता है। और
कहीं पर एक मान लो कोई एक एरिया हो, कोई एक क्षेत्र हो जहां पर टाइगर्स रहते हो स्पेशली, और उनको टाइगर संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, यानी कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया, तो वो हो गया टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, तो वो टाइगर रिजर्व यानी कि उसी के तहत आ सकता है। इसीलिए यहाँ दुधवा टाइगर रिजर्व देख रहे हो, तो इसका मतलब ये दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत दुधवा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश कौन बना? तो दोस्तों विश्व की सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी पर कैपिटा जीडीपी के मामले में टॉप पर है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग कल की वीडियो मैंने आपको दिखाया था, वर्ल्ड मैप में बहुत ही छोटा सा एक देश है। ठीक है, बेल्जियम के पास में, जर्मनी के पास में। तो उस देश की पर कैपिटा जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है, यहां तक कि अमेरिका से भी ज्यादा है, जो कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है उससे भी ज्यादा है। तो एक्चुअल में रिचेस्ट कंट्री जो है वो है लग्जमबर्ग। सेकंड पर आयरलैंड है, थर्ड पर है सिंगापुर। ठीक है, भारत का स्थान इस मामले में आता है 129वां। सोचो 129वें अमीर देश एक्चुअल में है हम लोग। इकोनॉमी के मामले में तो 5वें नंबर पर है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए कि देश कितना अमीर है, तो उस मामले में पूरे देश की बात करें तो 5वें पर है। लेकिन देश के व्यक्ति कितने अमीर हैं, इसके मामले में अगर देखा जाए तो 129वें पर भारत है। अमेरिका यहाँ पर 10वें स्थान पर आता है, जबकि ये इकोनॉमी में टॉप पर है। अगला, हाल ही में लॉन्च हुई आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स, इसके लेखक कौन है? तो देखो ये तो एक आत्मकथा है, तो इसको लिखा तो आर अश्विन ने होगा, लेकिन आजकल जो खिलाड़ी होते हैं वो अपनी आत्मकथा लिखाने के लिए किसी न किसी एक जो जो एक्सपर्ट राइटर होते हैं उनकी भी सहायता लेते हैं। तो इसे ही इन्होंने सिद्धार्थ मोंगा की हेल्प ली है और दोनों ने मिल करके ये आत्मकथा लिखी हुई है। तो आपको अगर सिद्धार्थ मोंगा ऑप्शन में दिखे तो जरूर लगाना। आर अश्विन की आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स, इसका पूरा नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। आर अश्विन आप जानते हो भारतीय क्रिकेट टीम के ये बहुत ही फेमस बॉलर हैं, ऑलराउंडर भी धीरे धीरे हो रहे हैं। तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुनैयर काथू मुनैयर कप्पम योजना शुरू की? तो इसको शुरू किया दोस्तों तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। तमिलनाडु के जो सीएम हैं एमके स्टालिन, इन्होंने इसे शुरू किया है। मुख्यमंत्री मुनैयर काथू मुनैयर कप्पुम योजना ये मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए शुरू की गई है। मतलब मिट्टी कितनी उपजाऊ हो सकती है, मिट्टी को ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ कैसे बनाया जाए, इसके लिए ये योजना है। इस योजना पर कुल 206 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके तहत हरित खाद के बीज भी वितरित किए जाएंगे। तो तमिलनाडु सरकार की ये योजना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया मध्य प्रदेश की सरकार ने। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा, इसके तहत 8 ऐसे जिलों को या कहें शहरों को कनेक्ट करेगा ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के 8 शहरों को कनेक्ट करेगा इसके तहत। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो, ये सब। इससे वहां के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की जो मोहन यादव सरकार है 13 जून को अपनी 6 महीने कार्यकाल पूरा की और उसी अवसर पर इसे शुरुआत किया गया। क्लियर है ना? तो ये थे दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चंस इस वीक से। आई होप आपने वीकली रिवीजन किया हुआ होगा जबरदस्त तरीके से। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाइए, एमजेटी एजुकेशन सर्च कीजिए और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं। इसके अलावा भी आपको एमजेटी ऐप पर भी मिल जाएंगे। एमजेटी ऐप पर आपको क्विज भी मिल जाएगी, सभी डेली, वीकली, मंथली क्विजेज वगैरह मिल जाएंगे। तो ये था संडे का आपका रिवीजन। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। वीडियो में कहीं पर भी मैंने लाइक शेयर को नहीं बोला है, जाते जाते आप जरूर लाइक करके और शेयर करके जाना। और यहाँ तक देखते आए हो तो एक कमेंट जरूर कर देना 100% वाला, ठीक है ना? 100% लिख देना, मुझे पता लग जाएगा कि आप यहाँ तक वीडियो देखे हुए हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।